अवकल समीकरण। आज का टॉपिक है अवकल समीकरण। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है अवकल समीकरण। डिफरेंशिएशन 11th क्लास में भी आप सबने पढ़ा होगा। डिफरेंशियल अवकलन करना, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन है अवकलन समीकरण। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन अवकलन करना। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पढ़ा होगा आपने एक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का पढ़ा होगा 2x, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अवकलन समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपने अवकलन करना सीखा था, इसमें हम अवकलन समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले की छोटी की क्लासों में हम इक्वेशंस पढ़ते थे, समीकरण। कैसे समीकरण थे वो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह के हम समीकरण के बारे में पढ़ते थे। तो केवल एक वेरिएबल में था और इसमें कहीं भी अवकलन का उपयोग नहीं था, ना कोई अवकलन जैसा कोई टर्म था, ना कोई यहाँ पर डेरिवेटिव था। अवकलन हम वहां पढ़ते थे। अवकलन हम कैसे करते थे? इसको हम कहते थे ना y का अवकलन x के सापेक्ष में, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y क्या होगा था? y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता है, निर्भर करता था किस पे? ये y किस पे निर्भर करता था? x पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन x के सापेक्ष में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर y क्या हुआ? एक्स स्क्वायर था, ठीक है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता वो वेरिएबल। तो हम अगर अवकलन करते थे तो क्या करते थे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें ऐसा प्राप्त होता था, y का अवकलन x के सापेक्ष करने पे 2x प्राप्त होता था हमें, ठीक है। तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अवकलन किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में हमने किया तो क्या मिला हमें? 2x मिला है हमें, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आगे क्या पढ़ेंगे? इसका ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? त्रुटि, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री का मतलब घात के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें एक डिफरेंशिएशन का टर्म इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन x के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये एक जो इक्वेशन हुआ, इक्वेशन कब हम बोलते हैं? समीकरण हम कब बोलते हैं? जब कुछ बराबर के टर्म में लिखा होता है। तो ये एक समीकरण है, ठीक है। और इस समीकरण को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण ये हुआ, ठीक है। ऐसे कई सारे अवकल समीकरण के उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि x dy अपॉन dx, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम अवकल समीकरण क्यों बोले? समीकरण तो है क्योंकि बराबर में है, कुछ समीकरण बोलते हैं उसको। तो समीकरण इसको हम बोल रहे हैं अवकल समीकरण। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि y एक हमारे पास अवकल का डेरिवेटिव का एक टर्म है dy अपॉन dx, तो इसको एक अवकल समीकरण बोलेंगे, ठीक है। कई सारे उदाहरण, ये एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? कुछ भी जिसमें एक डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है, उस समीकरण को हम एक अवकल समीकरण बोल देंगे। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जाएंगे कि अवकल समीकरण का ऑर्डर और डिग्री। इस अवकल समीकरण का ऑर्डर का मतलब क्या होता है? त्रुटि,
और डिग्री हम पता करेंगे। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हल करने में 1 से 2 सेकंड लगता है। देख के ही कोई बच्चा बता देगा कि इसका क्या ऑर्डर यानी कोटि और डिग्री यानी भाग क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, बहुत सरल है। आप सब ये बताइए इसमें कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। सबसे सिंपल मेथड तरीका यह है कि आप सब देखिए कि इसमें y जो एक निर्भर करता है ना, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। याद है, अगर x का मान 1 है तो y का मान भी 1 आएगा, x का मान 2 है तो y का मान क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ऐसा हम करते थे ना, x का मान 1 है तो y का मान क्या आ जाएगा? 1। x का मान अगर 2 लेंगे तो 4, x का मान अगर 3 लेंगे तो 9, x का मान अगर 4 लेंगे तो 16। ठीक है, तो y का जो मान है वो x पे निर्भर करता है। तो हम y का यहाँ पे अवकलन x के सापेक्ष में कितनी बार हुआ है? केवल 1 बार हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1। और डिग्री क्या हुआ इसकी? इसकी डिग्री क्या हुआ? इसमें घात कितना हुआ? घात कुछ भी नहीं है, 1 मानते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये। दूसरा, ये भी एक अवकल समीकरण है, ये भी एक अवकल समीकरण है। इस समीकरण में त्रुटि कितनी होगी? यहां पे देखने की जरूरत है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है x के सापेक्ष में। यहां पर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बार तो x के सापेक्ष में हुआ था यहाँ पे, फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया गया x पे। क्या आया है? d² y dx²। ठीक है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? त्रुटि कितनी हुई इसकी? 2। और घात कितना है इस पूरे पे? घात 1 है। ठीक है, तीसरा सवाल, इसमें ऑर्डर, इसमें त्रुटि और घात बताइए कितना होगा? इसमें त्रुटि और घात क्या होगा? त्रुटि कितनी होगी? ऑर्डर कितना होगा इसका? कितने ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? कितने ऑर्डर का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो अवकल समीकरण है, ये इस पे घात कितनी है? इस पे इसकी त्रुटि कितनी है? इसका ऑर्डर कितना है? किस ऑर्डर का है? आप यहां पे देखिए कि 2 बार y का डिफरेंशिएशन हुआ है x के सापेक्ष में 2 बार। ठीक है, y का अवकलन x के सापेक्ष में 2 बार हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्डर 2 हो जाएगा, यानी त्रुटि 2। अब घात कितना है? इस पे घात 2 है, इस पे घात कितना है? इस पे घात कितना है? इस पे घात है 2, इस पे इसका हो जाएगा ये 2। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है कि y को देखना है, y को देखना है, y को देखिए कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर यहीं पे इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ऐसे लिखता कि y का अवकलन x के सापेक्ष में कितनी बार? 3 बार। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कितनी बार हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है। तो अगर ये यहाँ पे रहता तो मैं बोल देता इसका डिग्री कितनी, इसका त्रुटि कितना होगा? 3। ठीक है, इतना सिंपल है ये। ठीक है, अब कुछ और सवाल करते हैं, इसी में कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास होगा x d² y बाई dx² टू द पावर 8 प्लस dy अपॉन dx d³ y का अवकलन x के सापेक्ष में कितनी बार? 3 बार, 2।
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसका त्रुटि कितना होगा इस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का कितना होगा, त्रुटि कितना होगा और घात कितना होगा? एक बार आप ट्राई करिए फिर बताइए। मैं हो जाता तो इसमें जो ऑर्डर, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप सबको, इसका जो त्रुटि होगा, इस अवकल समीकरण का जो त्रुटि होगा, वो त्रुटि देखने में क्या लग रहा है, ये y का अवकलन x के सापेक्ष में केवल एक बार हुआ है, एक हो जाएगा। उसकी घात कितनी है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक ही है। इतना सिंपल है ये। और कुछ क्वेश्चन देखना हो, और क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी एक अवकल समीकरण है। y का अवकलन x के सापेक्ष में कितनी बार हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितनी बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है, लेकिन घात कितनी है इसकी, 800 है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा त्रुटि और घात के बारे में। ठीक है, त्रुटि और घात के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि कोई हमारे पास अवकल समीकरण होगा तो उसका हम जनरल और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक यानी कि जनरल सॉल्यूशन एवं विशिष्ट हल। विशिष्ट यानी कि पर्टिकुलर हल, हल मतलब सॉल्यूशन। तो कोई अवकल समीकरण होगा, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट, विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर हल हम देखेंगे। ठीक है, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापक और विशिष्ट में क्या अंतर है। व्यापक मतलब जनरल सॉल्यूशन, जनरल। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते ये तो जनरल बात है, ये कोई पर्टिकुलर बात थोड़ी ना, ये तो जनरल बात है। तो वैसे ही हम इसमें अवकल समीकरण में हम उसका जो हल निकालेंगे, एक अवकल समीकरण का हल निकालेंगे तो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पे उदाहरण आप देखिए, ये किसका इक्वेशन है, किसका समीकरण है ये एक सर्कल का समीकरण है, ये वृत्त का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ए मुझे पता नहीं है। ए जो है वो एक ए जो है, चलिए ए जो है एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं, चलिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका पता नहीं है ना कि ये जो है कौन सी वृत्त के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज n की वैल्यू अगर मैं ले लूं 1, ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू ले लूं 1, एक का स्क्वायर ही 1, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये एक सर्कल शो कर रहा है। हो गया, तो ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल हम लोग जब बात करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया कि हमें ये नहीं पता कि कौन से सर्कल के बारे में बात हो रही है, ये किसी जनरल सर्कल के बारे में बात हो रही है जिसका रेडियस ए है। ए का वैल्यू नहीं मुझे पता है, और एक जनरल एक पर्टिकुलर मतलब उसका एक त्रिज्या क्या है, उसका सर्कल जो है इसकी त्रिज्या क्या है, 1 है, इसकी त्रिज्या क्या है, 1 है।
ठीक है, अगर यही सपोज दैट ए की वैल्यू अगर 2 ले लेता मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी कि उसका रेडियस कितना होता था, उसका रेडियस थोड़ा बड़ा होता सर्कल का, यानी 2 हो गया, 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर जो भी। तो ये जो मैं ए की वैल्यू यानी ए यानी रेडियस, जब रेडियस मैं बता पा रहा हूँ कि रेडियस 2 है, पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि हाँ इसी सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अदरवाइज ये जो जनरल सोल्यूशन है, ये एक जनरल सोल्यूशन होता है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये एक सर्कल का एक इक्वेशन होता है जहां पे ए एक रेडियस होता है, ए रेडियस होता है, और यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दी गई है, तो एक जनरल सोल्यूशन हुआ। यहाँ पे कई सारे सर्कल बन सकते हैं, ए की वैल्यू चेंज करने पे कई सारे सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, ए की वैल्यू 1 है तो ये सर्कल, ए की वैल्यू 2 है, 2 है तो ये रेडियस 2 हो गया, ये सर्कल 3 है तो ये सर्कल 4 है, तो ये तो जनरल सोल्यूशन तो ये था पूरा। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर किसी सर्कल के बारे में बात करना हो, सपोज दैट कि इस सर्कल के बारे में बात करना हो, तो उसमें इसके लिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरण में कुछ आपको कंडीशंस दी जाएंगी, उस कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा जनरल सोल्यूशन, उसके बाद हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। तो हम आगे ऐसा सवाल करेंगे, जैसे अवकल समीकरण दिया होगा उसका एक व्यापक हल निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी, तो उस कंडीशंस की हेल्प से हम वहां पे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में हम वहां पर विशिष्ट हल की तरफ हम बढ़ जाएंगे, मिल जाएगा विशिष्ट हल हमें, ठीक है। तो अब इसका एक अगर आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये एक हमारे पास एक अवकल समीकरण है, ठीक है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं y dy इक्वल टू x dx, ठीक है, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, मैं अभी सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा मैं अगर, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन करने पे हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है। यहां पे आप नोट करेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2c। यहां पे c क्या है मुझे पता नहीं है, c क्या है, एक कांस्टेंट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक इसी सवाल पे, इसी प्रश्न पे अगर हमें एक कंडीशन दे दिया है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 1 होगी, कब, जब x का मान क्या होगा, 1 होगा, जब x का मान क्या होगा, 1 होगा। हम लिखते थे ना ऐसे y ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका मतलब क्या बोलते थे, y एक फलन है, ठीक है, y एक फलन है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एक फलन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है, x एक वेरिएबल है हमारे यहाँ पे। तो यानी x का मान 0 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 1। अब यहां पे हम रख देंगे y का मान कितना है, 1, कब, जब x का मान 0 है, यानी हमें क्या मिला यहां से, 1 बराबर 2c, c का क्या मान मिल गया हमें, 1/2, ठीक है। c का हमें क्या मान मिल गया, c का हमें क्या मान मिल गया, मतलब एक समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्यापक हल और विशिष्ट हल दोनों में कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके मैंने यहाँ पे एक जनरल सोल्यूशन निकाला है, व्यापक हल, जिसमें c मौजूद है। c का मान निकालने के लिए हमें कुछ शर्त दी गई थी, कंडीशन दी गई थी यहाँ पे कि x का मान 0 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 1। उसको हमने यहाँ पे रख करके एक हमने c का मान निकाल लिया है। तो हमने c का मान निकाल लिया है तो इसमें पुट कर देंगे हम यहाँ पे, c का मान 1/2 रख देंगे, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2, c का मान क्या है, 1/2, क्या मिला मुझे, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आपको देखने की बात है कि एक हमें विशिष्ट हल मिल गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया, विशिष्ट हल।
ठीक है। एक हमें विशिष्ट हल मिला, क्या मिला हमें विशिष्ट हल, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस केस में c हमारा मौजूद नहीं है, c हमारे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम क्योंकि c की हम पर्टिकुलर एक वैल्यू ले पाए हैं, एक मान रख पाए c का, इसलिए उसको विशिष्ट हल बोलेंगे। जनरल नहीं है, व्यापक हल नहीं है, ये विशिष्ट हल होगा क्योंकि c का मान हमें मिल चुका है, क्योंकि हमें वहां पे कंडीशन दी गई थी। ठीक है। अब हम अभी थोड़ी देर में ये पढ़ेंगे कि कोई एक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, उसका कोई एक हल, जैसे एक अवकल समीकरण हमें मिला था, पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, कि हमारे एक अवकल समीकरण मिला था हमें, अवकल समीकरण जिसका मैंने एक हल निकाला है। अब ये हल निकाला है मैंने, ठीक है। हल निकालना हमें थोड़ी देर बाद में देखना है कि हमें हल कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले क्यों बता दिया कि आपको अंतर पता चल जाए, एक व्यापक हल और विशिष्ट हल कैसे निकालता है और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये हमें थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक विशिष्ट हल में सी का मान हमें पता होता है, व्यापक हल में हमें सी का मान नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये जो हमें है एक विशिष्ट हल मिल गया है। अब अगले स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगले 4-5 सवाल मैं ये कराऊंगा कि आपको पहचानना है कि एक जो फंक्शन है, फलन है, वो जो हमारे पास एक अवकल समीकरण जो है, क्या वो उसका हल है। 10th क्लास में या छोटी क्लासेस में और भी 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा, सॉल्यूशन निकालना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक कोई सोल्यूशन बताइए, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे 2 रखने सर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर यानी 4 में 4 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, वो एक उसका हल हो जाएगा। लेकिन 3 नहीं इसका हल होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 पे 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटाऊंगा तो 0 नहीं आएगा। 2 ही यहाँ पे रखने पे, 2 रखने पे 2 दूनी 4 में से 4 कितना हो गया, 0। 2 का स्क्वायर 2 रखने पे x की जगह पे 4 माइनस 4 0, तो हाँ एक इसका ये नहीं हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये इक्वेशन था, ये एक समीकरण था। इन द सेम मैनर उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस समीकरण का क्या ये अवकलन, क्या ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, ये हमें पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे, जैसे पिछले वाले इक्वेशन में हमने x की जगह पे मान रखा था, x की जगह पे मान रखा था, सॉरी यहाँ 4 था, यहाँ मान रखा था x की जगह पे। x का जब मान रखा था हमने तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे 4 आएगा तो ही जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 से 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। x के जगह पे हमने 2 रखा था, तो 2 दूनी 4, 4 में 4 घटा 0 आ रहा था। तो मैं क्या कर पा रहा था कि x बराबर जो 2 है वो क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, उसका एक हल है। उसी तरीके से हमें यहां भी करना है, पर आपको देख के डर लग रहा होगा कि ये कैसा, कितना कठिन है। कुछ नहीं, इसका मान निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, देखिए y दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि क्या ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है कि नहीं। अब देखिए आप, मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो dy अपॉन dx क्या होगा, x के सापेक्ष में एक बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलता है हमें, ये मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -3 इंटू e टू पावर -3x, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे इसका मान मिल गया, मुझे dy अपॉन dx का मान मिल गया। फिर से एक बार x के सापेक्ष में एक बार अवकलन करने पे हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 को
दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है देखिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, चलिए नहीं मिटा रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये -3 तो था ही, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना इसका भी हो जाएगा सेम -3 इंटू टी पावर -3x, क्योंकि कांस्टेंट है ये, ठीक है। -3 का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, -3 का अवकलन होगा नहीं, इसका अवकलन क्या होगा e टू पावर -3x, और -3x का अवकलन करने पे -3 आ जाएगा। ये कितना मुझे मिलेगा 9 इंटू e टू पावर -3x, 9 इंटू e टू पावर -3x, ये मिला मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। अब मान हम इसमें यहां पे रख देंगे, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। इसका मान क्या है डी स्क्वायर वाई, इसका मान क्या है 9 e टू पावर -3x प्लस dy पर dx का मान देखिए यहां पे लिखा हुआ कितना लिखा हुआ है -3 गुणा e टू पावर -3x -6, y का मान क्या है देखिए e टू पावर -3x। देखते हैं जीरो आता है कि नहीं, जीरो आता है कि नहीं इससे मतलब करना है। तो देखिए ठीक है, तो 9 -3 कितना हो जाएगा 6 e टू पावर -3x -6 e टू पावर -3x, तो कितना हो जाएगा, घटा है ना सेम पॉइंट सेम नंबर्स को, 6 e टू पावर -3x -6 e टू पावर -3, कितना होगा जीरो। हाँ जीरो आ गया है, इसलिए हम इसको क्या बोल पा रहे हैं कि हाँ तो y इज इक्वल टू e टू पावर -3x जो है ये इसका एक हल है, ये क्या है इसका एक हल है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को कि y जो हमारे पास एक फलन दिया हुआ था, y जो हमारे पास एक फलन दिया हुआ था वो इस अवकल समीकरण का एक हल है, ठीक है। हल का कैसे पता चला आपको, हल का कैसे पता चला आपको सर, ठीक है, तो ठीक है जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो ये इसका एक वो इसका एक हल हुआ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हल का क्या मतलब है, मैंने बताया सिंपल तरीके से कि अगर यहाँ पे दो एक्स का मान अगर 2 रख दूं तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाऊंगा 0 आ जाएगा, तो इस समीकरण को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 2 रखने में 2 दूनी 4, 4 में 4 बराबर। इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 2 एक हल था, x बराबर 2 इसका एक इस समीकरण का एक हल था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे इस समीकरण का, यह भी समीकरण है, इस समीकरण का y बराबर e टू पावर -3x, y बराबर e टू पावर -3x एक हल हुआ। इस अवकल समीकरण का y बराबर e टू पावर -3x एक हल था, क्यों कि y को एक बार अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, यहां मान रखा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिला मुझे, मान रखने पर हल करने पर मैंने पाया कि जीरो आ रहा है, तो हाँ y बराबर e टू पावर -3x एक इसका एक हल हुआ। हम ये कह सकते हैं कि y बराबर e टू पावर -3x एक हल हुआ, सॉल्यूशन हल हुआ या सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अगले सवाल में ये रहेगा कि मैं इसी सवाल को कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पता है कि ये क्या है, एक अवकल समीकरण है, समीकरण है ना, क्योंकि बराबर में समथिंग लिखा हुआ है, कुछ बराबर 0 यानी एक समीकरण है। ये एक फलन दिया हुआ y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जहां से a और b जो कहां से आ रहा है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब कई बच्चों को देख के लगता है कितना बहुत कठिन सवाल आ गया है, क्या हो रहा है ये, जबकि वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, उसका एक एलिवेटेड वर्जन बोल सकते हैं, थोड़ा सा अबव, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन में पता करना है कि क्या ये इस समीकरण का हल है, ये जो हमारा फंक्शन है, फलन है, क्या ये अवकल समीकरण का एक हल है,
तो ये कैसे पता चलेगा भाई? मुझे पता है कि इसमें रखने पे अगर 0 आ गया तो अपना काम हो गया, हाँ हल है। अगर रखने पे 5, 10, 15, 20 आ रहा तो अपना पता चलेगा कि वो हल नहीं है, रखने पे 0 आना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये इसका हल है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद हम फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, एक्स के सापेक्ष समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 को दोनों तरफ हमें क्या ज्ञात होगा, ठीक है, y का मान क्या रखेंगे, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, यही तो है, मैंने कुछ नहीं किया है, y की जगह पे वो रख दिया। अभी क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x, क्योंकि मुझे पता है कि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है। आगे बढ़ेंगे, b पे जाएंगे, b कुछ नहीं करेंगे, इसका साइन में क्या करेंगे, cos हो जाता है। तो मुझे क्या मिला, dy अपॉन dx, यानी कि x y का x के सापेक्ष अवकलन करने पे मुझे ये प्राप्त हुआ, पर मुझे चाहिए तो ये, क्योंकि यहां पे रखना तो ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, एक बार और उसका अवकलन मैं करूंगा। ठीक है, सेम ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 2 मान लीजिए। फिर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष वही चीज, x के सापेक्ष समीकरण 2 का दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, तो हमारे पास क्या था पहले, dy अपॉन dx का था माइनस a sin x प्लस b cos x। अब ये था हमारे पास, ठीक है, उसके बाद x के सापेक्ष समीकरण 2 को दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, तो फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, x के सापेक्ष समीकरण 2 था पीछे, 2 का दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए दोनों तरफ अवकलन करने जा रहा हूं, बहुत आराम से समझिएगा। dy अपॉन dx था, इसका अवकलन किया मैंने x के सापेक्ष में, दोनों तरफ करना था, तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो मुझे यहां से यहां क्या मिल जाएगा, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा अलग अलग करने पे, तो ये साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी, लेकिन कॉस इसका करेंगे अवकलन एक्स के सापेक्ष में, तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या मिला है, मेरे पास क्या मिला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है, माइनस को मैं बाहर निकालूंगा,
माइनस में बाहर निकाल क्या मिलेगा, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको भी पता है कि वो क्या लिखा हुआ था, ये y मुझे मिला हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या मिला हुआ था, ये मुझे y मिला हुआ था, ठीक है। a cos x प्लस b sin x मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमारा फलन था, ठीक है। तो ये हुआ y, ठीक है। अब हमारा काम, मेरे पास मिल गया क्या, d स्क्वायर y अपॉन मुझे मिल गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना मिल गया है, माइनस वाई, ये मुझे मिल गया है, ठीक है। हमारे पास जो अवकल समीकरण दिया हुआ था वो दिया हुआ था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिया हुआ था, प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया है, कितना है, माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई विल बी 0। बस इस बात से हमें ये क्लियर पता चल गया कि y जो है हमारा, जो y एक फलन है हमारा, ये जो हमारा अवकल समीकरण है उसका एक हल है, क्योंकि y का मान रखने पे और y के डेरिवेटिव्स का मान रखने पे हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ y जो है एक, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक हल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। अगले वीडियो में हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और उसका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे।